So friction is defined as an opposing force that comes into play when one body actually moves, slides or rolls or even tries to move over the surface of another body. तो हम लोग देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पिछली क्लास में हम लोग खत्म कर लिए। सारी किताबों में तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द जो स्टडी मटेरियल है उसमें फ्रिक्शन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन साथ में दिया हुआ रहता है, एक ही चैप्टर बना के। एच सी वर्मा में लेकिन दोनों अलग अलग दिया हुआ है, और इनफैक्ट अलग अलग पढ़ना भी चाहिए, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अभी तक जितना हम किए वहां पे कहीं पे भी फ्रिक्शन हम लोग नहीं कंसीडर किए कि फ्रिक्शन होगा, लेकिन अब जो है, अब बिकॉज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया, अब हम लोग फ्रिक्शन का पोर्शन करेंगे। फ्रिक्शन के बाद हम लोग फिर सर्कुलर मोशन करेंगे। तो बहुत सारे बुक में फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन साथ में दिया हुआ होता है, क्योंकि बैंकिंग ऑफ रोड इसका एक पार्ट हो जाता है फ्रिक्शन का। कई सारे बुक में ये तीनों चैप्टर एक ही बनाया हुआ होता है। तो जैसा भी है, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या है? इट इज डिफाइंड एज an opposing force that comes into play when one body actually moves or slides or rolls or even tries to move over the surface of another. तो एक दूसरे सरफेस के ऊपर, दो सरफेसेस के ऊपर अगर बॉडी विल ट्राई टू मूव, है ना, ओवर वन वन ओवर द अदर, तो इसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, है ना। Now, the force of friction is the force that develops at the surface of contact of two bodies and impedes their relative motion. Force of friction क्या है? ऐसा force जो कि दो surface जो contact में उनके बीच में, है ना, arise करता है, और करता क्या है? It opposes, impedes, that is impede का मतलब oppose करना, उन दोनों के बीच के relative motion को oppose करता है। ठीक है। ना origin of sliding friction, तो दो तरीके का व्यू था, एक पुराना व्यू था, एक मॉडर्न व्यू आया। पुराना व्यू क्या बोलता था कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू रफनेस ऑफ सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो वहां पे बोला गया कि जो फ्रिक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ सरफेस, दो सरफेस रफ हैं और उन रफ सरफेसेस को जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आता है। अब अ सरफेस विच अपीयर्स वेरी स्मूथ टू द नेकेड आई is to found to have it is found to have irregularities, that is roughness, when seen through a powerful microscope. This is true for every surface. तुम देखोगे कि होता क्या है कि जो surfaces को आप देखोगे तो ये इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ आपको दिखेगा दो सरफेस के बीच में, और वहां पे क्या है, इंटरलॉकिंग होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्रेस्ट और ट्रफ आपस में इंटरलॉक कर जाता है, और इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए आपको फ्रिक्शन फोर्स लगाना होता है। सो व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द इररेगुलरिटी इन द सरफेस ऑफ वन बॉडी गेट इंटरलॉक्ड इन द इररेगुलरिटी ऑफ द अदर सरफेस। एक सरफेस ए है, दूसरा सरफेस बी है, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है ना, एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। हेंस सम फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। अब इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए तुमको कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। दिस अप्लाइड फोर्स इज अ मेजर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, दिस इज द मेजर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट।
So yes, so this applied force is a measure of friction between two surfaces in contact. ठीक है ना? अब लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू क्या है? द ओल्ड व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रेडिक्ट्स दैट. तो अब ये ओल्ड व्यू का लिमिटेशन क्या था कि भाई जब ये रफनेस पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब सरफेस के एरिया पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा उतना ज्यादा रफ सरफेसेस कांटेक्ट में होगा, तो उतना ज्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए. बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है. So larger the area of contact between the surfaces, greater should be the force of friction between them. Okay. However, experiments show that force of friction between any two surfaces in contact is independent of actual area of contact between them. When surfaces in contact are extra smooth, force of friction between them should almost vanish. However, it is found that force of friction increases when surfaces in contact are extra smooth. तो बेसिकली क्या है कि एक तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करना चाहिए, और दूसरा कि जितना ज्यादा स्मूथ होगा सरफेस उतना कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए. बट ये ट्रू नहीं है. जैसे जैसे आप सरफेस को स्मूथ करोगे पहले तो फ्रिक्शन कम होगा और बाद में फिर फ्रिक्शन इंक्रीज करने लगेगा, राइट? तो एक्स्ट्रा स्मूथ करने के बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ जाता है. तो जो रफनेस की वजह से जो हम कह रहे थे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट इज नॉट ट्रू. अब उसको काउंटर करने के लिए मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन आया. सो मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन इज दैट इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between the two surfaces at the point of contact, actual contact. So ये जो मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन ये बोला गया कि अब जो ये दो सरफेसेस हम कह रहे थे कि ये क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा है, अब ये जो पॉइंट्स हैं जहां जहां पे ये कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स पे, और ये स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कोल्ड वेल्ड हो जाता है. ठीक है. सो अब एज, है ना, तो पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट क्या हुए? जो पॉइंट ये कांटेक्ट में, उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आता है. Now, as actual area of contact is very small, therefore the adhesive pressure, that is force per unit area at the point of contact, becomes too large. So much so that many of the contact points may deform plastically and become cold welded together. तो ये जो पोर्शंस हैं, ये दोनों पोर्शंस आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं और ये फिर हम लोग कहते हैं कि ये सब पोर्शंस कोल्ड वेल्ड हो गए एक दूसरे से. अब जब कोल्ड वेल्ड हो जाता है, so when one body tries to move over the other, it involves rupturing of thousands of such tiny cold weld. तो कई सारे कोल्ड वेल्ड है. अब इसको मूव कराना एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर, तो ये जो कोल्ड वेल्ड हुआ हुआ है इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको रप्चर करना पड़ेगा. सो दिस गिव्स राइज टू अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज तुमको एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए उस कोल्ड वेल्ड को ब्रेक करने के लिए. सो दैट्स व्हाई this gives rise to opposing force of friction. Note that tiny cold weld reform continually as new chance contacts are made. तो जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो फिर से दूसरा कोल्ड वेल्ड बन जाएगा, फिर आगे बढ़ा तो तीसरा कोल्ड वेल्ड बन जाएगा. तो ये कोल्ड वेल्डिंग जहां जहां पे ये आगे बढ़ता रहेगा कोल्ड वेल्ड होता जाएगा. ठीक है. सो ये कंटिन्यूअस फोर्स जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अराइज करता है. अब इससे जो हमारे दोनों लिमिटेशंस थे वो दोनों लिमिटेशंस काउंटर हो गए. कैसे काउंटर हो गया? कि भाई कोल्ड वेल्ड जो है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अब देखो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तुम कह रहे हो कि एरिया बढ़ा दिया और फोर्स भी बढ़ गया, तो फाइनली तुम्हारा जो प्रेशर है वो सेम रह गया. So frictional force will be independent of area of contact. This is because with the increase in area of contact, force of adhesion also increases. ठीक है ना. तो ये जो आपस में adhesion, force of adhesion था,
है ना, जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट है, तो ये जो फोर्स ऑफ एडेशन है, एरिया बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ एडेशन भी इंक्रीज कर जाएगा, और फोर्स ऑफ एडेशन भी इंक्रीज कर गया। अब हम कह रहे हैं तो एडेसिव प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। भाई फोर्स इंक्रीज किया और एरिया भी इंक्रीज कर गया, तो जो तुम्हारा प्रेशर है वो सेम रह जाता है। सो एडेसिव प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन रिमेन्स द सेम, और इसीलिए फ्रिक्शन जो है एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता है। दूसरा, व्हेन द सरफेस इन कांटेक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ। अब देखो एक्स्ट्रा स्मूथ जब तुमने कर दिया तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट डिक्रीजेस, increasing the adhesive pressure between them. So therefore the adhesive pressure increases and so does the force of friction. अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो जब ज्यादा स्मूथ कर दोगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट, जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई आपने पहले जो ये क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे थे, अब इसको एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया तो जो ये पोर्शन है ये स्मूथ हो गया, बिल्कुल फ्लैट हो गया। फ्लैट होने की वजह से अब डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। दो मॉलिक्यूल्स, जो दोनों सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिस्टेंस अब डिक्रीज कर गया। पहले जो फिर ओनली ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे था, अब वो हर पॉइंट पे जो है मॉलिक्यूल का डिस्टेंस डिक्रीज कर गया, इंक्रीजिंग द एडहेसिव फोर्स बिटवीन देम। तो इससे एडहेसिव फोर्स इंक्रीज हो गया, देयरफॉर द एडहेसिव प्रेशर इंक्रीजेस एंड सो डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ वी कैन क्लासिफाई फ्रिक्शन इन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है क्या एडहेसिव फोर्स कम होते जाएंगे? किसमें? सब मतलब सरफेस का जो कांटेक्ट सरफेस है उसमें हाँ, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे तो उसका जो एडहेसिव फोर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा। नहीं एडहेसिव फोर्स डिक्रीज क्यों करेगा, इंक्रीज करेगा ना एडहेसिव फोर्स। अब मॉलिक्यूल्स पास में आ गया ना एक दूसरे के। जब आपने इसको एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया, तो एक्स्ट्रा स्मूथ करने से दोनों जो पार्टिकल है ए और बी, इन दोनों का मॉलिक्यूल और पास आ गया। मॉलिक्यूल पास हुआ तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर गया, जिसको हम एडहेसिव फोर्स कह रहे हैं। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस उसको कम कर दिया तो एडहेसिव फोर्स इंक्रीज कर गया ना, इंक्रीजिंग द एडहेसिव कॉन्टैक्ट। जो डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है बट एडहेसिव फोर्स तो इंक्रीज ही कर रहा है। So it means for smooth surfaces friction is greater. फॉर एक्स्ट्रा स्मूथ सर्फेसेस, एक्स्ट्रा स्मूथ सर्फेसेस। सो जब रफ से स्मूथ करोगे तो फ्रिक्शन विल डिक्रीज, एंड देन इफ यू मेक इट फर्दर स्मूथ इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन। सो पहले डिक्रीज करता और बाद में फिर से इंक्रीज कर जाता। तो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में करते हैं वो नॉर्मल स्मूथनेस तक लेके आते हैं, एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा स्मूथ करेंगे तो फ्रिक्शन और इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तुम खुद भी देखोगे जब दो बहुत ही स्मूथ सरफेस ले लो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि दो प्लेन शीट्स दो सीडीज ले लें वो चिपक जाती हैं अपने। हाँ वो भी एक तुम देख सकते हो, वो भी क्योंकि बहुत स्मूथ रहता है। और उसके अलावा कुछ मेटल के शीट्स लोगे ना, वो भी एक दूसरे से ऐसे लगे रहते हैं तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो उसका और भी रीजन है, मतलब बिकॉज ऑफ ये जो एक दूसरे से जो चिपकते हैं, बिकॉज ऑफ द वैक्यूम विच इज बीइंग क्रिएटेड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से भी होता है। बट हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। So we may classify friction into two types. One is external friction, other is internal friction. So external friction, which arises when two bodies in contact with each other try to uh, move, or there is an actual relative motion between the two. The external friction is also called contact friction. और जो internal friction है, which arises on account of relative motion between every two layers of a liquid. Internal friction is also referred to as viscosity of the liquid. तो ये material property जो
हाइड्रोस्टैटिक्स करते हैं वहां पे हम लोग विस्कोसिटी करते हैं, ठीक है। और मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स जब करेंगे तो वहां पे विस्कोसिटी पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो करेंगे वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन ही करते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन का मतलब दो अलग अलग बॉडीज जब कांटेक्ट में आते हैं और जब उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तब जो फ्रिक्शन आता है उसको एक्सटर्नल फ्रिक्शन बोलेंगे। और जब एक ही मटेरियल मतलब मान लो लिक्विड है, उस लिक्विड के अलग अलग लेयर्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसको हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं और उसको विस्कोसिटी भी कहते हैं। नाउ एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, अदर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन ये क्या क्या चीजें हैं, अगर हम डिटेल में इसको देखें तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना। एक ऑब्जेक्ट मान लो रुका हुआ है कहीं पे और उस पे हम लोग फोर्स लगाना शुरू करते हैं। जब ये रुका हुआ है, राइट, लेट्स से ऑब्जेक्ट ए है, ये रुका हुआ है, आप इस पे फोर्स लगाना शुरू करते हो, F इज इक्वल टू 0 न्यूटन लगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। अब आप बढ़ाते जा रहे हो, है ना, F का वैल्यू 1 न्यूटन कर दिया तो भी नहीं मूव किया, F इज इक्वल टू 2 न्यूटन तो भी नहीं मूव किया, F इज इक्वल टू 3 न्यूटन पे ये मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। जस्ट जैसे ही 3 न्यूटन हुआ, इट इज जस्ट जस्ट स्टार्टेड टू मूव। तो उस समय तो ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे, तो मान लो ये 1 न्यूटन तुमने लगाया, ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक लग रहा है जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो ये जो फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को ध्यान में रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल। सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब कि आप जितना फोर्स बाहर से लगाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होगा। तुमने 0 न्यूटन फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 न्यूटन होगा। तुमने 1 न्यूटन लगाया है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन हुआ। तुमने 2 न्यूटन लगाया है, स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन होगा। ये तब तक जो है अपना वैल्यू चेंज करता रहेगा जब तक कि इसका लिमिटिंग केस ना पहुंच जाए, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन पे ना पहुंच जाए जो अप्लाई हो सकता है। कोई भी बॉडी मैक्सिमम फ्रिक्शन जो अप्लाई कर सकता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन उसका कहते हैं। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो मान लो इसका वेट mg नीचे की तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन n है, और म्यू एस बेसिकली कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। सो इस कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, मतलब जो मटेरियल पे डिपेंडेंट वैल्यू है, उसको हम लोग कहते हैं कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तुम ये पढ़ोगे कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सो F इक्वल टू साइन देंगे तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक आता है म्यू एस इंटू एन। तो ये म्यू एस मतलब कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन का हो सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 न्यूटन से लेके 2 न्यूटन हमने देखा, कुछ भी हो सकता है, 3 न्यूटन तक। इनफैक्ट 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाने पे, जब भी तुम 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ठीक है। और जब मूव करने लगता है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, मतलब आप जितना फोर्स बाहर से लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स उतना ही फ्रिक्शन एक्ट करता है, क्योंकि ये बॉडी को स्टैटिक रखने में हेल्प करता है। और एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। coefficient of kinetic friction का जो वैल्यू है that is always less than coefficient of static friction। जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तब उसको मूव कराने के लिए जो फोर्स तुमको चाहिए वो कम फोर्स चाहिए, तो कम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है उस समय। सो दैट इज ओनली बिकॉज म्यू के इज लेस देन म्यू एस। भाई जब कोई भारी चीज, अगर मान लो घर में कोई हैवी बेड रखा हुआ है या फिर हैवी अलमीरा है, उसको मूव कराने के लिए शुरू में तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना होता है, जब वो मूव करने लगता है तब कम फोर्स लगता है।
है ना? जब शुरू में पहला धक्का लगा के उसको हटाना होता है तब ज्यादा लगता है, जब एक बार मूव करने लगता है तो धड़ल्ले से मूव कर जाता है। तो दैट इज बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? आगे हम लोग देखेंगे भी कि इसका जो ग्राफ होता है कि अमाउंट ऑफ फोर्स विच वी अप्लाई, तो जैसे जैसे फोर्स आप बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा जिसको लिमिटिंग केस कहते हैं, और उसके बाद ये स्टेशनरी हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का केस हो गया। ये तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू हो गया जो मैक्सिमम वैल्यू है, और ये पूरा जो रीजन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन, ठीक है? तो ये फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट, है ना, हम लोग प्लॉट कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स एफ जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना? अब काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरीके का होता है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब हम फोर्स कम लगाते हैं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा पा रहे हैं, है ना, बहुत भारी अलमीरा रखा, हम कितना भी धक्का मार रहे हैं वो हिल नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही है जितना हम धक्का लगा रहे हैं, उस जितना फोर्स हम लगा रहे हैं। So opposing force that comes into play when one body tends to move over another surface. It's not actually moving. It is tending to move over the other surface. So this opposing force is called static friction. Okay? Now, we may also define static friction as the force of friction which exactly counterbalances the applied force during the stationary state of the body. ठीक है? ये जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, वी मे ऑल्सो डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which exactly counterbalances the applied force during the stationary state of the body. ठीक है? तो ये काउंटर बैलेंस करता है, तुम जितना फोर्स लगाओगे एक्सटर्नली उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो वॉट एवर फोर्स वी आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड, same amount of force is, you know, the same amount of uh, opposing force is being applied, and that is known as static friction. Note that static friction does not exist by itself. When there is no applied force, there is no static friction. जैसा कि हम लोगों ने बोला भाई, जब फोर्स 0 न्यूटन है then the static friction is also 0 न्यूटन। तो अपने आप ये पिक्चर में नहीं आता, ये रिएक्शन है। तो आप जितना एक्शन लगाओगे उतना ही रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये रिएक्शनरी फोर्स है। So whatever action force you are applying, if you are applying 0 Newton, then the static friction is again is 0 Newton only. When you are applying 1 Newton, in that case static friction will be 1 Newton, and so on. So that's why I note that the static friction does not exist by itself. When there is no applied force, there is no static friction. It comes into play the moment there is an applied force. So the moment there is an applied force, the static friction will come into play. Means the moment you will apply 1 Newton of force, static friction will become equal to 1 Newton. The moment you apply 2 Newton of force, static friction will become 2 Newton, and so on. Now, as we increase the applied force, a stage comes when the body is just at verge of moving over the other. The static friction at this stage is obviously maximum. So this maximum value of static friction is called limiting friction. ठीक है? So जो static friction है, so that is maximum, है ना? So when the object is just about to move, है ना, जब जस्ट वर्ज ऑफ मूवमेंट है, मतलब हम लोग किसी पे फोर्स लगा रहे हैं और वो बस वो मूव करने ही वाला है, तो जिस समय हम लोग उस ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव कराने वाले हैं उस समय जितना फोर्स लगा रहे होते हैं दैट इज नोन एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन हो नहीं सकता। अब तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को जितना मैक्सिमाइज होना तो वहां तक पहुंच के वो रीच कर चुका है दैट मैक्सिमम वैल्यू। अब एक एक्स्ट्रा फोर्स अगर हम लगाते हैं, मान लो जैसे 3 न्यूटन वाला केस ले रहे थे, 3.01 न्यूटन भी फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा।
तो मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन का एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस कहते हैं. सो limiting friction is the maximum opposing force that comes into play. Okay. So limiting friction is the maximum opposing force that comes into play. So when one body is just on the verge of moving over the surface of the other body. Now, when we increase the applied force slightly beyond limiting friction, the actual motion starts. This does not mean that friction has disappeared. It only means that the applied force is now greater than the force of limiting friction. The force of friction at this stage is called kinetic friction or dynamic friction. ठीक है. So जब हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी बढ़ा देते हैं, when we increase the applied force slightly beyond limiting friction, जो कि हम कह रहे थे 3.01 न्यूटन, अब उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स 3 न्यूटन से भी कम हो जाता है, लेट्स से 2.8 न्यूटन हो जाएगा या 2.9 न्यूटन हो जाएगा. तो वो इसलिए ऐसा होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन उस समय लगने लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है दैट इज स्लाइटली लेस देन द limiting friction. It only means that the applied force is now greater than the force of limiting friction. The force of friction at this stage when the object has started moving is called kinetic friction or dynamic friction. So kinetic friction or dynamic friction is the opposing force that comes into play when one body actually moves over the surface of another body. Now kinetic friction is always slightly less than limiting friction. यहाँ पे हम लोग को दिख भी रहा है, हम लोग ग्राफ देख रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का. जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच जाए. मैक्सिमम वैल्यू है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये जो पूरा रीजन है यहाँ से यहाँ, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन. पूरा इधर से लेके इधर तक मैक्सिमम वैल्यू हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन. बाद में जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है उस समय फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है, विच इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो ये वाला जो पोर्शन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. So kinetic friction or dynamic friction is the opposing force that comes into play when one body actually moves over the surface of another body. Kinetic friction is always slightly less than limiting friction, है ना, ये ध्यान में रखने वाली चीज. तो मान लो कफिशिएंट ऑफ, कहीं कहीं पे देखोगे कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया होगा 0.28 और कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया होगा 0.25. तो you will always find coefficient of kinetic friction less than coefficient of static friction. So this is because once the motion start actually, और ये होता क्यों है, जब मोशन स्टार्ट कर जाता है तब फिर ज्यादा टाइम नहीं मिलता है ऑब्जेक्ट को वो कोल्ड वेल्ड करने का. कोल्ड वेल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, है ना, बट ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो कोल्ड वेल्ड होने में जितना टाइम चाहिए वो नहीं मिलता है. इसके वजह से वो फ्रिक्शन कम प्रोवाइड करता है. So this is because once the motion starts, actually inertia of rest has been overcome. Also, when motion has actually started, irregularities of one surface have little time to get logged again into irregularity of the other surface. है ना, वो जो लॉकिंग हो रही थी वो लॉकिंग अब होने के लिए जो टाइम चाहिए वो अब नहीं मिल पा रहा, और इस वजह से फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है. Now the kinetic friction is of two types. ठीक है, dynamic friction और kinetic friction are of two type. One is called sliding friction, other is called rolling friction. Sliding friction, when one body slides over other, the friction existing is called sliding friction. And when one body rolls over other, जैसे कोई wheel है ना, रोड पे कोई गाड़ी चल रही है तो व्हील्स रोल कर रहा है, व्हील्स रोटेट करता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. So the opposing force that comes into play when one body is actually sliding over the surface of the other is called sliding friction. And when a flat body is moved over the flat surface of a table, the opposing force is sliding friction. The opposing force that comes into play when one body is actually rolling over the surface of the other is called rolling friction. जब रोलिंग हो रहा है ना, ये बॉडी है और इस पे एक व्हील रोल कर रहा है, तो इस समय जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. और रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है. और यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को
रोल करा के ले जाने में आपको कम एफर्ट लगता है एज कंपेयर टू उसी ऑब्जेक्ट को खींच के लेके जाने में. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ व्हील, अ सर्कुलर डिस्क और अ रिंग or a sphere or a cylinder rolls over the surface, the force that opposes it is rolling friction. Now, laws of kinetic friction, the force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction between the two surfaces in contact. That is, Fk is mu k into R, where mu k is the coefficient of kinetic friction. So, normal reaction as in, so let's say we have this object. This object is being pulled by a force F. Friction force will be F. The object is moving, let's say. So the kinetic friction Fk is equal to mu k into R, where R is, let's say this is weight. Normal reaction force is R. So R is equal to mg. Fk is equal to mu k into R or mu k into mg. So this is the kinetic friction Fk. Now kinetic friction does not depend upon the surface of contact, है ना. ये तो हम लोगों ने देखा ही, surface area of contact पे नहीं dependent है. Force of kinetic friction is independent of the speed of sliding body. Speed पे भी dependent नहीं है कि तेजी से slide कर रहा है या फिर slow slide कर रहा है. If the heat produced does not change the condition of the surface in contact, तो अगर जो दो surface के contact में आने से जो friction force होता है उसके वजह से दोनों surfaces heat up हो जाएगा, उस हीट के वजह से अगर दोनों सरफेसेस का जो प्रॉपर्टी है वो अगर चेंज नहीं करता है, उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड. ठीक है. Now, cause of rolling friction. So when a body rolls on a level track, the area of contact is very small. Therefore, pressure exerted, which is equal to weight per unit area, is very large. This causes a depression in the surface below and a mount or bump in front as shown in the figure. Hence, it is easier to drive a vehicle when its tires are fully inflated. तो बेसिकली क्या है कि जब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग रोल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हर मोमेंट पे एक इस तरह का हम्प क्रिएट होता है और इस हम्प को, इस माउंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को क्लाइंब कराने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए वो दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Now it is easier to drive a vehicle when its tires are fully inflated. अगर fully inflated होगा तो इस तरह का डिप्रेशन कम फॉर्म होता है और उस वजह से उसको मूव कराना ज्यादा आसान होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन लेस हो जाता है उस केस में. तो टायर शुड बी फुली इन्फ्लेटेड, इसीलिए बोलते हैं. Now static friction is self adjustable. ये तो हम लोग अभी बात कर भी रहे थे. So neither the magnitude nor the direction of the force of static friction is fixed. Both these things adjust themselves according to the applied force. So static friction adjusts itself so that its magnitude is equal to the magnitude of the applied force and its direction is opposite to that of applied force. Hence, static friction is a self-adjusting force. तो हम लोग शुरू में बात भी कर रहे थे कि आप जितना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है. उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टेबल इस चीज को बताते हैं. फोर्स अगर हम लोग 1 न्यूटन लगा रहे हैं तो उस समय फ्रिक्शन भी आपका 1 न्यूटन आ जाता है. फोर्स को जब आप 2 न्यूटन करते हो फ्रिक्शन भी 2 हो जाता है, फोर्स 3 करते हो फ्रिक्शन भी 3 हो जाता है. तो फ्रिक्शन बेसिकली अपना वैल्यू जब तक ये स्टेशनरी रहेगा तब तक एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से चेंज करता रहता है. और यही वजह है कि ये मूव नहीं करता और ये तब तक एडजस्ट करेगा जब तक ये लिमिटिंग वैल्यू को नहीं पहुंच जाए. तो जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू एस इंटू एन. तो ये जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू तक ना पहुंच जाए तब तक, उस मोमेंट तक ये जो है अपने आप को वैल्यू को एडजस्ट करता रहेगा एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से. Laws of limiting friction, there are the 4 laws. Following are the 4 laws of limiting friction. पहला क्या है? The magnitude of the force of limiting friction between the surfaces of two bodies in contact is directly proportional to normal reaction between them. तो हमारा जो F है that is
फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. The direction of force of limiting friction is always opposite to the direction in which the body is at the verge of moving over the body. So जब on the verge of movement है, जब just move करने वाला है, उस समय जो force of friction होगा, जिस direction में move करने वाला है या move कर रहा है, उसके opposite direction में force of friction होता है. The force of limiting friction always acts tangentially along the surface of contact of two bodies. दो bodies के surface of contact के tangential direction में limiting friction लग रहा होता है. The force of limiting friction is independent of the apparent area of contact so long as normal reaction between the two surfaces in contact remains the same. तो जब तक normal reaction same है ना, force of limiting friction जो है एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होता है. अगर दो बॉडी है, दोनों का वेट सेम है जो उसके ऊपर रखा हुआ है, तो उस केस में दो नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम होगा दोनों केस में, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो एरिया पे डिपेंडेंट नहीं होगा. अलग अलग भी एरिया होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम होगा उन दोनों केस में. Fourth है, force of limiting friction between any two surfaces in contact depend on the nature of material of the surfaces in contact. तभी तो हम लोग कहते हैं कि म्यू पे डिपेंडेंट है, राइट? तो force of friction depends on the nature. So force of limiting friction depends on nature of material of surface in contact. ठीक है. उसके बाद is independent of area of contact. The force of limiting friction acts tangentially and the direction of limiting friction is always opposite to the direction in which the body is tending to move. तो ये चार laws of friction है जो आपको याद रखने हैं. अच्छा, coefficient of friction according to first law हमने कहा कि force is directly proportional to normal reaction. So F is equal to proportionality sign को जब equality sign से replace करते हैं तो एक constant of proportionality आता है, where mu is constant of proportionality and is called coefficient of limiting friction between two surfaces in contact. जो coefficient of limiting friction ये क्या होगा, friction force divided by normal reaction will give you the coefficient of limiting friction. Now coefficient of limiting friction between two surfaces in contact is defined as ratio of force of limiting friction and normal reaction. तो ये जो हम लोग mu is equal to force of limiting friction by normal reaction. The value of mu depends on पहला nature of the surfaces in contact, है ना, कि भाई क्या नेचर है, ड्राई है, वेट है, रफ स्मूथ क्या है, पॉलिश्ड है, नॉट पॉलिश्ड है. तो ये सब नेचर ऑफ सर्फेसेस जो कांटेक्ट में उनके नेचर पे डिपेंडेंट है. सेकंड, मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, ये जो हमारा म्यू का वैल्यू है मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट पे डिपेंडेंट है. तीसरा, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, है ना, किन किन चीज पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सर्फेसेस, मटेरियल ऑफ द सर्फेसेस and temperature of the surfaces in contact. When a body is actually moving over the surface of another body, we replace F by Fk, that is the kinetic friction, mu by mu k. तो जब ऑब्जेक्ट, ये देखो ये क्या है, जब हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं या स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, जब एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है तो mu k is equal to Fk upon R. Kinetic friction divided by normal reaction is equal to mu k. So mu k is then called the coefficient of kinetic or dynamic friction. So ये जो kinetic friction का जो value है that is always less than F. Therefore mu k is always less than mu. That is coefficient of kinetic or dynamic friction is always less than coefficient of limiting friction. So Fk is always less than Fs. Or mu k upon n is less than mu s upon n. So mu k is less than mu s. देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, a block of mass
m इज इक्वल टू 10 kg हमारे पास दे रखा है, ठीक है. So a block of mass m is equal to 10 kg is placed at rest on a horizontal surface as shown. Coefficient of friction between the block and the surface is mu s is 0.3, mu s is 0.25. It is pulled with horizontal force. Find the magnitude of friction if ये mu s 0.3 और mu k basically यहाँ पे, so यहाँ पे mu k होगा, ये इसका वैल्यू, so इट इज पुल्ड विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन. तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इस पे जो इसका जो वेट है, वेट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन n हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इसको इधर पुल कर रहे हैं तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लगेगा, इसको अपोज करेगा मूव करने के लिए, सो फ्रिक्शन फोर्स F. अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. सो म्यू एस इंटू एन, दिस इज 0.3 इंटू, अच्छा इसके अलावा n इज इक्वल टू एम जी है, तो 0.3 इंटू एम जी, 0.3 10 इंटू 10, सो दिस इज 30 न्यूटन. ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है. तो जब तुम F इज इक्वल टू 20 न्यूटन लगा रहे हो, है ना, फर्स्ट केस में, सिंस कैपिटल F इज 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज ये 20 न्यूटन लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. सिंस F इज लेस देन Fs, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है वैल्यू फोर्स का, तो इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अब क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टेबल हो जाएगा. सेल्फ एडजस्टेबल वैल्यू सेल्फ एडजस्ट करेगा, तो बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 20 न्यूटन होगा. Fs इज इक्वल टू 20 न्यूटन. ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को FL से रहने दो. क्लियर है बच्चों? बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जो है ना, इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है उसका वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो उतना ही होगा जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो फ्रिक्शन का. फ्रिक्शन क्योंकि रिएक्शन फोर्स है, तो अगर 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन ही लगेगा. क्लियर है ये पॉइंट? अब सेकेंड पॉइंट है कि जब F इज इक्वल टू 40 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम 40 न्यूटन लगाएंगे तो अब तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया. सिंस F, second part, since F is equal to 40 Newton is greater than limiting friction, so इसका मतलब जो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 20 न्यूटन, म्यू के का वैल्यू, जब ये मूव करने लगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू, या काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन. ठीक है, सो म्यू के है 0.25, एन का वैल्यू है mg, mg मतलब 10 इंटू 10, so 10 into 10 is equal to 100 Newton. So 0.25 into 100 मतलब 25 Newton हो गया. ठीक है, so Fk is equal to mu k into n, that is 25 Newton. तो अब उस समय 25 न्यूटन लग रहा है ना. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो उस समय लगेगा क्योंकि 40 न्यूटन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो कंटिन्यूअसली लगेगा दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन. क्लियर है बच्चों? Is this clear? Yes, sir.
Now next question. In the figure, the block rests on horizontal surface and weighs 20 Newton. Okay. If there is, so the weight of this is equal to 20 Newton. If there is no applied external force along the horizontal direction, find the force exerted by the block on the table. So if a horizontal force F applied and this force is increased to 8 Newton before the block starts its motion along the horizontal force, a force of 7 Newton can maintain the block in uniform motion once it has been set in motion. Find the coefficient of static and kinetic friction. देखो साफ साफ लिखा हुआ है. अब हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इंक्रीज करते हैं, 8 न्यूटन तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है. मतलब जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से चेंज करता रहेगा वैल्यू. एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम 8 न्यूटन तक पहुंच सकता है. सो दिस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. ठीक है. अब देखो वेट यहाँ पे 20 न्यूटन है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा, 20 न्यूटन ही होगा. वेट को बैलेंस कर रहा है. एन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 न्यूटन, राइट. सो म्यू एस इंटू एन हो गया 8, और 8 is equal to mu s into 20. Mu s is equal to 8 by 20. 0.4 हो गया म्यू एस का वैल्यू. ठीक है. दूसरे केस में, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में, जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तब आपको 7 न्यूटन ही लगाना होता है इसको मूव कराने के लिए. सो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. सो मूव मेंटेन द ब्लॉक इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0. तो उस केस में जो आप फोर्स लगाओगे वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा. आप फोर्स लगा रहे हो 7 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब म्यू के इंटू एन हो गया, और म्यू के इज इक्वल टू 7 बाय एन. 7 डिवाइडेड बाय जो नॉर्मल रिएक्शन 20 है. ठीक है. तो 7 बाई 2 3.5 होता है, डिवाइडेड बाई 10 0.35 हो गया. So coefficient of static friction और coefficient of kinetic friction. Coefficient of static friction 0.4 हो गया, coefficient of kinetic friction 0.35 हो गया. ठीक है. थर्ड वाला, what is the force of friction when the horizontal force of 4 Newton is applied on it? So देखो अब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 4 न्यूटन लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है आपसे, राइट. तो अब इसका तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकता है. देखो ये 8 न्यूटन 7 न्यूटन मूव कराने के लिए, अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स 4 न्यूटन लगा रहे हो तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, सिंस F is equal to 4 Newton is less than the limiting friction. Okay. So that means the object is not moving. So object will not move. So in that case, static friction will be equal to external force, which is equal to 4 Newton. Clear है बच्चों?
Now let's go to the next one. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड. तो हम लोग को काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो ये स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, फोर्स यहाँ पे हम लोग 1 न्यूटन इस तरफ लगा रहे हैं, राइट. ये 1 kg ब्लॉक है. फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक. अब बॉडी जिधर मूव कर रहा है हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसको अपोज ही करता है. इसका मोशन किधर हो रहा है, इधर. तो मोशन जिधर होता है उसके ऑपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन होता है. काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में ही होगा, इस डायरेक्शन में. ठीक है. सो द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is opposite to the direction of motion of body. So direction of kinetic friction, because it is opposite to the direction of motion of body. Motion है right side में. So since motion is towards right, hence kinetic friction acts towards left. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड आपको समझ में आएगा. यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, ड्रॉ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए एंड बी. बी वाला ब्लॉक का जो रिलेटिव मोशन है, पहले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते. देखो ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से. तो ये 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ग्राउंड तो स्टेशनरी है, तो यहाँ पे इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, दिस विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये बी हो गया. अब काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पीछे की तरफ. उसके बाद ये जो ए ब्लॉक है, देखो इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और नीचे वाले का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है. तो नीचे वाले का ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो भी वो राइट की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड बी का स्पीड ज्यादा है ए के रेस्पेक्ट में, तो बी ए के रेस्पेक्ट में आगे ही मूव करेगा. तो बी पे ए के वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी पीछे की तरफ ही लगता है. फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए हम लोग कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होगा. क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब इस पे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन है ना वो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है. तो अगर ए के वजह से बी पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो बी के वजह से ए पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा. तो दिस इज फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. क्लियर है बच्चों? तो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तुम रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के भी कर सकते हो. वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मतलब 20 माइनस 10 क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो बिकॉज राइट साइड हम पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे फॉर्मूले में, इसीलिए 10 मीटर पर सेकेंड अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब राइट साइड में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसीलिए इस पे लेफ्ट साइड में लग रहा था फ्रिक्शन. और यही ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए पे जो हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी करेंगे, VA माइनस VB होगा. VA है 10 माइनस VB, 10 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया इसका डायरेक्शन, है ना. VAB यहाँ पे नेगेटिव हो गया, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है.
तो वी ए बी नेगेटिव हो गया, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे की तरफ लगता है, इसको अपोज करता है ना हमेशा, रिलेटिव वेलोसिटी को, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो बिकॉज ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में पीछे के तरफ है ना, नेगेटिव है, तो इसीलिए इस पे फोर्स आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। और बी का ए के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ मोशन है, वी बी ए प्लस 10 मीटर पर सेकेंड है, इसीलिए इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगता है। So you can write, since VBA is 10 meter per second towards right, hence friction force acts towards left. Clear है बच्चों? क्लियर है बच्चों? अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ सरफेस एज शोन इन फिगर, इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 5, फोर्स ऑफ F towards right, find the frictional force acting on the block when A is equal, मतलब when F is 5 न्यूटन, 25 न्यूटन, 50 न्यूटन, म्यू एस और म्यू के का वैल्यू दे रखा है, जी का वैल्यू दे रखा है। वेट देखो, ये वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n इधर है, और फ्रिक्शन इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो n इज इक्वल टू mg हो गया, मास है 5 इंटू 10, नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस है 0.6 इंटू 50, तो दिस इज 30 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब फोर्स 5 न्यूटन लगाओगे तो ये इसमें स्टैटिक केस है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से लेस है। So in A, F is equal to 5 Newton, which is less than the limiting friction. Hence, the static friction will be equal to force applied, which is equal to 5 Newton. B part में B ये 25 Newton कम है, F is equal to 25 Newton, which again is less than the limiting friction, जो कि 30 Newton है। तो यहाँ पे भी static friction ही लगेगा, which is equal to the force applied, that is 25 Newton. C part में because F is equal to 50 Newton is greater than limiting friction, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू के इंटू एन, म्यू के का वैल्यू 0.5 और एन का वैल्यू 50, सो दिस इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस समय जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब मूव करने लगा। क्लियर है बच्चों? तो पहले दोनों केस में बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, तो उस केस में सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स के बराबर फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा जितना कि एक्सटर्नल फोर्स था।
और जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, क्योंकि 550 न्यूटन लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा हो गया, लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, लिमिटिंग वैल्यू का वैल्यू 30 न्यूटन है फ्रिक्शन का, तो उससे ज्यादा फोर्स लगा दिए तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, मूव करने लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन अब रोल प्ले करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन लेते हैं और ये हमारा वैल्यू होता है। समझ में आया बच्चों? देखो 5 न्यूटन, 25 न्यूटन, 50 न्यूटन, हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं फोर्स। तो पहले तो फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टेबल होके 25 न्यूटन तक आया, उसके बाद 30 न्यूटन से जब ज्यादा हो गया अप्लाइड फोर्स, तो उस केस में हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का केस लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया आप लोग को? लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया? यस सर। हाँ ठीक है, तो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब अगली क्लास में करेंगे, कल की क्लास में, है ना। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन।